हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर विच इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। अब हमारा सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता है बेटे वो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी करते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट का भी करते हैं, राइट। तो अभी जो आज हम करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का करेंगे, विच इज योर चैप्टर नंबर 2। और इंटरनल एनवायरनमेंट का जो हम एनालिसिस करेंगे माय डियर, वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में। ठीक, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर आप पूरे प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी करने वाले हो मेरे साथ में। पता है थ्योरी पार्ट तो है ही है बट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी करोगे और सबसे बढ़िया बात एनिमेशंस के थ्रू करोगे आप मेरे साथ। जो लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो हम टॉपिक करेंगे एनिमेशंस के थ्रू। हमने कुछ एनिमेशंस बना रखी हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एम्पल क्लियर हो जाएगा उन एनिमेशंस के थ्रू, तो समझने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड चैप्टर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे छोटी सी कहानी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पता है। देखिए, ये एक पिंजरा है। तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी मत बोलना सर कैसी ड्राइंग बना रखी है, कैसा पिंजरा बना रखा है। ठीक है, महसूस करना कि एक पिंजरा है, एक किले के अंदर में एक पिंजरा है या जेल कह सकते हो आप। उसके अंदर में एक बच्चा जो है कैद है। अब वो स्ट्रैटेजी बना रहा है इस केज से। ये क्या है, लिख देता हूं ना तो आपको सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्या है क्या। केज एक पिंजरा है, इसमें एक बच्चा है जो स्ट्रैटेजी बना रहा है मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। उसके दिमाग में पहला ऑप्शन आया, यार मैं किसी को ब्राइब दे देता हूं, रिश्वत रिश्वत देके भाग जा। रिश्वत दूंगा, पैसे का लालच दूंगा, जमीन का लालच दूंगा, या किसी स्टेटस का लालच दूंगा कि भैया तू मुझे यहां से बाहर निकाल दे, मैं तुझे अपने राज्य में ये पद दे दूंगा। मतलब उसका पहले दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी आ रही है जो वो फॉर्मुलेट कर रहा है यहां से भागने के लिए, ब्राइब। दूसरी स्ट्रैटेजी उसके माइंड में आ रही है कि मैं ना एक काम करता हूं, जेल तोड़ के भाग जाता हूं। रेस, जैसे रेस होती है ना, भागो जितनी देर भाग सकते हो। तो दूसरा उसके दिमाग में आ रहा है रेस लगाने का। और तीसरा ऑप्शन पता है क्या आ रहा है, जैसा नॉर्मली फिल्मों में होता है, एक सुंदर सी लड़की को पटाएगा, ठीक है, जिसके गालों पे यहाँ पर डिंपल होगा, ठीक है। फिर उससे कहेगा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम दोनों आराम से जिंदगी जिएंगे। उसके प्यार में वो पागल हो जाएगी और वो वहां से भाग जाएगा, उसको यहाँ से निकलने में हेल्प करेगी। तो ये जो चैप्टर है हमारा, हम यहाँ पर इसमें भी यही पढ़ने वाले हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बिजनेस प्लानिंग में कैसे हेल्प करती है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए। जैसे ये फैक्टर कंसीडर करेगा ना भागने से पहले, मैं यहां से भागूंगा तो अगर किले का दरवाजा बंद मिला तो क्या करेगा, क्या वो कूद जाएगा, अगर पीछे से जाएगा तो वहां खाई मिलेगी तो क्या करेगा। तो सारे फैक्टर कंसीडर करने हैं ना उसको। अगर वो पकड़ा गया भागते भागते तो क्या करेगा, छुपेगा, किस समय भागेगा, कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय भागने में उसको आसानी रहेगी। तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। सेम हम जब बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे कवर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, राइट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। फिर स्ट्रैटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन होता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट एनालिसिस करेंगे हम लोग, मार्केट के बारे में समझेंगे, कस्टमर के बारे में समझेंगे और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ओवरऑल ये चैप्टर एनालिसिस का है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल टच मिलेगा इस चैप्टर के अंदर में, और एनिमेशन, यू विल लव दैट। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है जब वो हम एनिमेशन के थ्रू कंसेप्ट को पढ़ेंगे।
राइट। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या होता है। अब मेरे साथ लिखेंगे जरा, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस, राइट। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कवर करते हैं हम स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस के अंदर बेटा, कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं इस एनालिसिस। फॉर्मुलेशन प्रोसेस जब कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो सबसे पहले आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स है उसको कवर करोगे ना। जैसे इसने भागना है तो ये देखेगा कि बाहर कितने सैनिक होंगे, कितने गेट होंगे, कौन से गेट से भाग पाएगा वो, तो सारी चीजें इसको क्या करनी है, कवर करनी है। दूसरा पॉइंट, assess possibilities for framing strategic objectives oblique activities। यानी वो पॉसिबिलिटीज को, सारी पॉसिबिलिटीज को असेस करेगा जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करेंगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे ये पॉसिबिलिटी देखेगा कि मैं यहां से भाग जाऊंगा, कूद जाऊंगा, जंगल में छुप जाऊंगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज को असेस करना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट, गैदर इंफॉर्मेशन, गैदर इंफॉर्मेशन about internal oblique external environment। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, और एक्सप्लोर स्ट्रैटेजीज टू अडॉप्ट इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्स यानी अगर एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर वो भागते भागते पकड़ा गया, तो वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा, उसको एक्सप्लोर करना। तो ये हो गया CAG, यानी कि हमारा पिंजरा। अच्छी लगी ना कहानी, मजा आ गया। हाँ, इसको जैसे अब ये कहानी आपको याद रहेगी, पिंजरे से बाहर भागने के लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस चल रहा है उसके दिमाग में, तो आप इससे सारे पॉइंट लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। हेडिंग डालेंगे हम, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग करते वक्त हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में क्या क्या करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, एनालिटिकल सीक्वेंस, एनालिटिकल सीक्वेंस इंक्लूड स्ट्रैटेजिक appraisal of the external and internal situation। देखो बेटा, अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर नोट्स पढ़ें कि जो आप नोट्स लिखवा रहे हैं उसको फॉलो करें। तो ये देखिए सर, ये रहा आपके नोट्स में स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस, यही बात हमने लिखी थी, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, असेस पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सप्लोर स्ट्रैटेजीज टू अडॉप्ट इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। देखो चारों पॉइंट कवर हो रहे हैं, और ये जो पॉइंटर्स है ना, ये 4 पॉइंट्स, ये आपके पूरे के पूरे स्टडी मॉड्यूल से पॉइंटर्स एनालाइज करके बनाए गए हैं। आप इसको मैच जाके करना,
आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो कंप्लीटली आपके स्टडी मॉड्यूल जो सी इंस्टीट्यूट ने आपको दिया उसको हम कवर अप कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो एक बार जरूर मैच करना। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या था? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग, जो मैं कवर करा रहा हूं, आप इससे मैच करना, आपको सारे पॉइंट्स कवर अप मिलेंगे इसके अंदर में। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? एनालिटिकल सीक्वेंस इंक्लूड स्ट्रैटेजिक अप्रेजल, यानी कि जब हम सीक्वेंस बनाते हैं, बिजनेस प्लानिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले अप्रेजल करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन का, राइट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आप लिखेंगे, क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। ये बिजनेस प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग informed decision, ठीक है, जब हम एनालाइज करके बिजनेस प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो भी डिसीजन होता है वो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग कंपनीज कैपेबिलिटी, रिसोर्सेस एंड मार्केट पोजीशन। यानी इसमें हम क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं? कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, कंपनी के पास रिसोर्सेज कौन से हैं, और कंपनी की मार्केट पोजीशन कैसी है, ये हम इवैल्यूएट करते हैं। और क्या डायग्नोस करते हैं? उससे पहले लिमिटेशंस कौन कौन सी है बेटा इसमें? भाई स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो हम करते हैं बिजनेस प्लानिंग में, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। हाँ जी, लिमिटेशंस इंक्लूड क्या क्या आती है लिमिटेशंस में? लिमिटेशंस इंक्लूड ओवरलैपिंग, कंफ्यूजन, टाइम कंज्यूम, यानी हर प्लानिंग में ये प्रॉब्लम आती है, ओवरलैपिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, और टाइम तो लगता ही लगता है, राइट। और लास्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, डायग्नोस बिजनेस सिचुएशन, डायग्नोस बिजनेस। मुझे आपके चेहरे की स्माइल नजर आ रही है, आई कैन फील इट, आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, पता है क्यों? समझ गया मैं कि अगला शॉर्टकट आपको समझ में आ गया ना समझ। अ चाइल्ड, केज पिंजरा, पिंजरे में एक बच्चा, अब समझ आ गया? हाँ, अरे सर चिंता मत करो, ऐसे ही चलेंगे मस्त मस्त, बड़े आराम से प्यार से मक्खन की तरह ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी तो प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा आपका। बस आपको करना एक ही काम है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था, ये जो शॉर्टकट है ना, एक चार्ट पेपर पे जरूर लिख लेना, फिर आप खुद अपना कॉन्फिडेंस मेरे को बयां करोगे, व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, सर क्या हम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए, डायग्नोस बिजनेस सिचुएशन क्रूशियल फॉर विनिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हम बिजनेस सिचुएशन को डायग्नोस करते हैं, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर विनिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को विन करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। लिखिए HIL, अ चाइल्ड, एक बच्चा। ठीक, मजा आ गया? ग्रेट। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि जब हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं बेटा, कौन कौन से फैक्टर को हमें कंसीडर करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये बच्चा है, एज में है, अब इसको बाहर भागना है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, तो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा कि बाहर कितने सैनिक होंगे, कौन सा समय उचित होगा, कितने गेट हैं, बाहर भागने के कितने रास्ते हैं, कोई गुप्त द्वार भी है जहाँ से वो बाहर निकल सके, जंगल को रास्ता निकलता जहाँ वो छुप सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा। ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं
तो हमारा तीसरा टॉपिक यही है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंसिडरेशन, हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, बैलेंसिंग एक्सटर्नल एंड इन फैक्टर। आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में बैलेंस करना चाहिए। दूसरा, दिस इज रिजल्ट ऑफ स्मॉल चॉइसेस ओवर टाइम। देखो, स्ट्रैटेजी जो एनालिसिस होता है ना, ये छोटी छोटी चॉइसेस होती है जो आप टाइम बाय टाइम लेते चले जाते हो, वो स्ट्रैटेजी का रूप लेती है। स्ट्रैटेजी कोई बॉम्ब का गोला नहीं है जो आपने फोड़ा और स्ट्रैटेजी बन गई। इट टेक्स टाइम, छोटी छोटी चॉइस, हमें यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। जैसे देखो, हमने भी स्ट्रैटेजी बनाई कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कवर करने के लिए भी तो कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आप शेयर करना अपने दोस्तों से। आज पूछना, जितने भी दोस्त आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, उनसे पूछना कि भाई तुम पढ़ तो लेते हो, क्या तुम लिख पाते हो उसको? समझ तो आ जाएगा। देखो, समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, आप पढ़ते जाओगे तो समझ आ जाएगा। आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप कुछ पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? रिवीजन में। प्रॉब्लम कहां आती है? रिप्रोड्यूस करने में। प्रॉब्लम कहां आती है? राइटिंग में। नंबर नहीं मिलते। और जब केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तोते उड़ जाते हैं, और एमसीक्यू जब आते हैं वो तो बाल की खाल निकालते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं होते। हम करेंगे डीपन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, स्टार्ट इसके एमसीक्यूज की लाइव प्रैक्टिस करेंगे सारी की सारी, ताकि आप लाइव डिस्कस कर सको। और कुछ वीडियोस आपको लाइव मिल भी चुकी होंगी अब तक यूट्यूब पर मेरी, ठीक है, जो मिल गई हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूर करना, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ओवर टाइम, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हमारे एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि थ्योरी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज में आती है, रिप्रोड्यूस करने में, लिखने में। कोई टॉपिक थोड़ा बहुत आता भी है तो वो उसी को घसीटते घसीटते 4 लाइनों में कन्वर्ट करके खुश हो जाते हैं, वाओ हमने 1 लाइन की 4 लाइनें बना दी। अरे भैया, एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी, वो भी 4 का 1 नंबर दे देगा आपको कि चारों लाइनों में बात तो एक ही लिखी हुई है आपने। इसलिए बातें भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना, तो यहां पर वो सारी कवर होंगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय एक्सपीरियंस। अगला पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी कवर शॉर्ट, SWO। एस का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब थ्रेट। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ये अभी हम करेंगे आगे चलकर। शॉर्ट एनालिसिस बहुत डीपन करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इवॉल्व ओवर टाइम, बैलेंसिंग बिटवीन फैक्टर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट। बेटा, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन। हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी लिमिटेशंस होती है ना, उसके बीच में हमें बैलेंस बना के चलना। अब आपकी लिमिटेशन पता है क्या है? आपके पास टाइम बहुत कम होता है, एग्जाम से पहले रिवीजन का टाइम बहुत कम होता है, और अगर उस वो कम टाइम में रिवीजन नहीं हो पाएगी तो वो जितना पढ़ा है आपका सब वेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ वो स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे अगर मेरे कहने पर चलोगे, और जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करोगे, तो आप खुद मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, सर वाक्य में हम पूरे कोर्स को 2 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हैं। यस, द एंटायर सिलेबस यू विल बी एबल टू रिवाइज इन 2 आवर्स। करके देख लेना। नहीं तो एक काम करो ना, फर्स्ट चैप्टर किया है ना, चार्ट बनाओ, उसका रिवाइज करके देख लो आप, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है। 5 चैप्टर है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, चलो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, फैक्टर और जोड़ देना, क्योंकि कुछ चैप्टर में टाइम ज्यादा लगेगा आपको, उसका दुगना टाइम कर लेना, आपको पता चल जाएगा। भाई थोड़ी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ भाई, स्ट्रैटेजी बनाई है आपको पढ़ाने के लिए, तभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। चलो, इवॉल्व हो गया। अब लिखो सिचुएशन कौन कौन सी आ सकती हैं, सिचुएशन क्या क्या होंगी?
और उसको हम कैसे कैसे डील करेंगे सिचुएशन। अब यहां लिखो एक्सटर्नल रिस्क अराइज, एक्सटर्नल रिस्क अराइज फ्रॉम inconsistencies between strategy and environmental forces। देखो एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है और जो एनवायरमेंटल फोर्सेज हैं उनमें मिसमैच हो जाए, इनकंसिस्टेंसी आ जाए। आप तो जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो कुछ सोच के बना रहे हो, लेकिन जो सोच के बना रहे हो वैसा हुआ ही नहीं, इनकंसिस्टेंसी आ गई, वॉर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया। तो ये एक्सटर्नल रिस्क रहता है इसके अंदर में। और इंटरनल रिस्क क्या है? तो इंटरनल रिस्क अराइज फ्रॉम विदिन ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से वही कहानी, वो बेचारा बच्चा जो पिंजरे में कैद है, वो सबसे पहले क्या प्लान कर रहा है? ब्राइब, रिश्वत देना। ठीक है, देख लो ये BRIBS, ब्राइब्स, रिश्वत देने की बात कर रहा है कि मैं रिश्वत दूं और रिश्वत देके भाग जाऊं। क्लियर हो गया? अच्छी लगी ना कहानी? मजा आ रहा है? ऐसे ही मजा आता रहेगा, चिंता मत करो, आगे चलते जाएंगे और मजे लेते रहेंगे और टॉपिक कवर करते जाएंगे। टॉपिक क्लियर है ना कि कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं? ठीक है, कौन कौन से फैक्टर करते हैं भैया? एक्सटर्नल इंटरनल में बैलेंस होना चाहिए, स्मॉल चॉइसेस पर फोकस करना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस है वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए, शॉर्ट एनालिसिस भी करना चाहिए, फैक्टर्स और लिमिटेशंस के अंदर क्या बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी चेक करना चाहिए। फिर हम सिचुएशन देखेंगे एक्सटर्नल रिस्क के बारे में और इंटरनल रिस्क के बारे में। तो दीज आर दी फैक्टर्स दैट हैज टू बी कंसीडर फॉर स्ट्रैटेजी एनालिसिस। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हम अगला टॉपिक करेंगे इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशन। क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉम्पिटिटिव। इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जैसे हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, जो दवाइयां बेचते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, जो फिल्म प्रोड्यूस करे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। तो इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या है उसको एनालाइज करना। अब हम उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रेंज फ्रॉम moderate to fires, moderate to fires, FIER, comma, focus on price, comma, quality, reliability, ठीक है, और ब्रांड रेपुटेशन। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है वो मॉडरेट भी हो सकती है, फायर्स भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। प्राइस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, रिलायबिलिटी पर फोकस और ब्रांड की रेपुटेशन पर फोकस करना चाहिए। दिस इज एसोसिएटेड विथ factors like market size, comma, technology, change pace, comma, market boundaries,
associated with factors like market size, technology change pace और market boundaries। यानी किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं बेटा, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट का साइज कितना बड़ा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंज पेस मतलब टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, पेस मतलब स्पीड से, कितनी स्पीड से बदल रही है उस इंडस्ट्री के अंदर में। और तीसरा, मार्केट की कोई बाउंड्री तो नहीं है जो रेस्ट्रिक्ट करती हो किसी को मार्केट में एंटर करने, तो ये उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, कैन कोलैबोरेट विथ, कैन कोलैबोरेट विद सप्लायर्स, कॉमा एंड कॉम्पिटिट। आप इंडस्ट्री में सप्लायर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, कस्टमर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और कॉम्पिटिटर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे वोडा और आइडिया ने अपने आप को, कॉम्पिटिटर थे, दोनों ने क्या किया, कोलैबोरेट कर लिया, भैया मिल जाते एक साथ में, नहीं तो जो जियो हमें खा जाएगा, है ना। तो ये भी कोलैबोरेशन किया जा सकता है इंडस्ट्री के अंदर में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर, राइट। फिर आता है इकोनॉमिक ट्रेड्स, इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन डिटरमाइन इंडस्ट्री प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स। हाँ जी, ये हमारा कवर हो गया रेस आर। देखो पहला ऑप्शन तो उसके पास क्या था, बच्चे के पास, कि ब्राइब दे और ब्राइब दे के भाग जाए। दूसरा, जेल तोड़े और जेल तोड़ के रेस लगाए और भागे जितनी तेजी से भाग सकता है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक कवर हो रहा है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशन कॉम्पिटिटिव। देखो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो है ना, अब यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपटीशन मॉडरेट भी हो सकता है, फायर्स बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है। आपको प्राइस पर फोकस करना पड़ेगा, क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा और अपनी ब्रांड रेपुटेशन बनानी पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में इंडस्ट्री में जीना चाहते हो। दूसरा, इसमें बहुत सारे फैक्टर एसोसिएट होते हैं कि मार्केट का साइज कितना बड़ा है, फिर जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो कितनी तेज़ी से बदल रही है, मार्केट की बाउंड्रीज क्या हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो सप्लायर के साथ, ठीक है, कस्टमर के साथ और कॉम्पिटिटर के कोलैबोरेशन भी किया जा सकता है। इकोनॉमिक ट्रेड्स मतलब इकोनॉमिक फायदे क्या हैं इसके अंदर में, और कॉम्पिटिटिव कंडीशन जो होती है ना, इकोनॉमिक ट्रेड्स मतलब उसकी क्वालिटी, यू कैन से इकोनॉमिक ट्रेड्स उसकी फीचर्स जो होती है वो, और कॉम्पिटिटिव कंडीशन डिफाइन करेगी कि आपका प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है, यानी प्रॉफिट कमाने की कितनी क्षमता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक क्वालिटीज क्या क्या है और आपकी कॉम्पिटिटिव कंडीशन कैसी है, इन बातों पर डिपेंड कर। दैट क्लियर गाइस, आ गया ना। देखा कितनी आसानी से आपने 4 टॉपिक कवर कर लिए बहुत कम समय के अंदर में। चलो अब एक टॉपिक और करते हैं, फिर थोड़ा सा नोट्स को हम रेफर करेंगे और उसके बाद उसको डिस्कशन। चलिए अगला टॉपिक आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हेडिंग डालेंगे आप, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक। में पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो हेडिंग से समझ आ रहा होगा कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, माइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इट फॉस्टर कॉन्टिन्यूस लर्निंग।
देखो, हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिटरमाइन करते रहना, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है और किस चीज़ से हमें थ्रेट मिल रही है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखते रहना चाहिए, हमेशा इस पर फोकस करते रहना चाहिए। इससे हमारी कॉन्टिन्यूस लर्निंग फॉस्टर होती है, यानी हमारी लर्निंग में इजाफा होता है। सेकेंड पॉइंट इन्वॉल्व्स चूजिंग a long term direction in relation to resources and own strategy। इसमें हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलती है और हमारे रिसोर्सेस और ओन स्ट्रैटेजी के साथ रिलेट कर पाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है और हमारे रिसोर्सेस कैसे रहेंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज कैसे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मीट कंपटीशन by analyzing competitors strategies and own strategy। आप क्या कर सकते हो, आप कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप उसको एनालाइज करके कंपटीशन आउट कर सकते हो। फिर आपके कॉम्पिटिटर ने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है, ऑब्वियसली आपको उससे कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आप उससे कंपटीशन जीत सकते हो, राइट। फिर इट provides a framework for adjusting the demand of unpredictable business and next point leads to strategies and policies for internal and external factors। Next point enhance image by showing sensitivity to the environment। लिख लिया? अब जरा आराम से पॉइंट में से दोबारा से, बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस में जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है। देखो, हम जब बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है तो हम लगातार सीखते रहते हैं, ये हमारी लर्निंग का एक हिस्सा होना चाहिए भी। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, हमारी रिसोर्सेस और हमारी स्ट्रैटेजी के क्या रिलेशन रहेगा, क्या संबंध रहेगा, वो हमें पता चलता है। स्ट्रैटेजी हम कंपटीशन को मीट आउट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और अपनी स्ट्रैटेजी को कंपेयर करके एनालाइज कंपटीशन जीत सकते हैं, आगे बढ़ हम एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि अगर फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट आया तो हम अपनी डिमांड को कैसे एडजस्ट, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड अराइज होगी हम उसको क्लियर। फिर इससे दैट लीड्स टू स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम
स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बना सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एडजस्ट करना। इससे ये भी शो होता है कि हम कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट अगर बदल रहा है तो हमारी बिजनेस पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली बदल रही हैं, हम अपने कस्टमर को अकॉर्डिंगली सर्व कर पा रहे हैं। तो इससे हमारी इमेज अच्छी बनती है कि वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स बिजनेस एनवायरमेंट। और ये तब होगा जब हम स्ट्रैटेजिकली मैनेज बिजनेस की स्ट्रैटेजी को बनाएं। देखो आगे वही वाली लड़की के गाल पे क्या है, डिम्पल, EIP, यानी केज। केज में वो एक बच्चा, एक चाइल्ड जो भागने की कोशिश कर रहा है। उसने कोशिश करी कि भाई मैं क्या करूं, या तो मैं काम करता हूं, ब्राइब दे देता हूं, या फिर मैं रेस लगाता हूं, रेस लगा के भाग जाऊंगा, या फिर एक लड़की पटाऊंगा जिसके गाल पे डिम्पल, ताकि वो वहां से बाहर निकले। है ना, अच्छी लगी ना कहानी। इस कहानी से हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने चैप्टर में क्या क्या किया और हम कहाँ पर पहुंचे। देखो हमने पहले स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस कर लिया। इसके आगे लिखना चाहो अब लिख लो, आपको थोड़ा इजी रहेगा। केज, यही था ना, केज। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। इसका क्या था बेटा, इसका था अ चाइल्ड। आप यहां भी लिख सकते हो, कंपैरिजन कर लेना। ये सारे वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा, जो जो आपने पढ़े सारे वही पॉइंट मिलेंगे। देखो क्रूशियल पार्ट हमने पढ़ा था, इन्फॉर्म डिसीजन पढ़ा था, फिर हमने इवैल्यूएटिंग कंपनी कैपेबिलिटी, रिसोर्स, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, मार्केट पोजीशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर में अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सिचुएशन। फिर हमने पढ़ा था डायग्नोसिस वाला पॉइंट, डी से। सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना बेटा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंसिडरेशन, यहाँ लिख लेना फैक्टर्स हमने कौन कौन से कवर किए थे। इसका हमने शॉर्टकट बनाया था ब्राइब्स, BRI। सारे पॉइंट्स आप देखोगे इसमें वही के वही सारे पॉइंट्स आपको मिल, टोटली वही पॉइंट्स होंगे, राइट। और इसके बाद हमने पढ़ा इंडस्ट्री इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, राइट। हमने ये वाला पॉइंट कवर किया, ये इसका था रेस, RA, सॉरी यहाँ इंडस्ट्री इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, इसका था रेस। फिर हमने कवर किया बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, का था, राइट राइट। अब इसमें से कुछ पार्ट हमारा बीच में मिसिंग है, वो हम गो थ्रू करते हैं, उसको एक बार हम गो थ्रू। लेट्स बिगिन। पानी पी लूं, क्यों, आप भी पी सकते हो। जी बेटा, यहां पर एक टॉपिक आता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। रिस्क एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। अब शॉर्ट टाइम में क्या रिस्क होता है, एक्सटर्नल रिस्क क्या होता है, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज स्ट्रैटेजिक फेल्योर। यानी जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हो और एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो, और अगर उसको एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में कोई एरर आ गया शॉर्ट टर्म में, तो स्ट्रैटेजिकली आप फेल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क है स्ट्रैटेजी का, कि भैया जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई, एनवायरनमेंट ने उसको ऑब्सोलीट कर दिया, किल कर दिया, जीरो कर दिया, बेकार कर दिया। आपने स्ट्रैटेजी बनाई और वो स्ट्रैटेजी ओवर द पीरियड उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, वो फेल हो गई, बेकार हो गई, खत्म हो गई। तो लॉन्ग टर्म में ये रिस्क होता है एक्सटर्नल। इंटरनल रिस्क क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप विद द स्ट्रैटेजिक। देखो स्ट्रैटेजी बनाना तो आसान है, लेकिन अभी जब आप पूरा कोर्स कर लोगे ना तो आपको समझ में आएगा इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए स्ट्रक्चर चेंज करना, लीडरशिप चेंज करना, बहुत कुछ होता है। स्ट्रैटेजी एक वर्ड नहीं है खाली कि आपने सिर्फ किया और कहानी खत्म हो गई। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीजें आपको करनी। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अगर आपकी वो कैपेसिटी ही नहीं है बेटा, तो आप स्ट्रैटेजिक डिमांड को कोप अप ही नहीं कर पाओगे। यानी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, हो सकता है वो आप
आपकी कैपेसिटी ना हो उन सबको इंप्लीमेंट करने की, उसको, दिस कुड बी द रीजन। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कत आ सकती है? इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रैटेजीज आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड रेफरेंस। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है मैच ना, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, लॉन्ग टर्म के अंदर में इंटरनली क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया वो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो प्रेफरेंस है, उससे वो मैच ही नहीं कर रही है, कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रही है। स्ट्रैटेजी आज बना रहे हो आप, बट लॉन्ग टर्म में मैं बात करूं, 2 साल 4 साल 5 साल की बात करूं, आपकी प्रेफरेंस बदल सकती है, आपकी कैपेबिलिटी बदल सकती है ना? तो हो सकता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, वो मैच ही ना करे। तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिस्क। यहाँ हमने एक्सटर्नल की बात करी और इंटरनल की बात करी, फिर हमने इंटरनल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करी, और इंटरनल की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्लियर है बेटा? बात आती है अब अगले पॉइंट पर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या करते हैं बेटा? कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, कस्टमर किस सेगमेंट में है, मोटिवेशन क्या है, अनमेट नीड। कस्टमर को एनालाइज करना कि हमारा कस्टमर कौन से सेगमेंट में आता है, हमारे कस्टमर को मोटिवेशन किस चीज से मिलता है सामान खरीदने का, और हमारे कस्टमर की ऐसी कौन सी नीड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है जिसको हम पूरा कर सके। क्लियर? ये हो गया कस्टमर एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल में तो आता है कस्टमर, इंटरनल में थोड़ी आएगा। फिर हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं, उसका स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुपिंग करना अभी हम सीखेंगे, एक वर्ड है यहाँ पर, आगे जाके टॉपिक आएगा। हम ग्रुप बनाते हैं कि हमारा करीब का कॉम्पिटिटर कौन है, दूर का कॉम्पिटिटर कौन है, बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, छोटा कॉम्पिटिटर कौन है, पूरी ग्रुपिंग करते हैं उसके। ठीक है? उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उनका ऑब्जेक्टिव, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका कल्चर, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर, इन सब को एनालाइज करना। अगर आपका कॉम्पिटिटर है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम है, या आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उसकी कॉस्ट कम है, तो वो जीतेगा, आप हारोगे। कुछ तो सोच के चलना पड़ेगा ना। मार्केट का एनालाइज करना, मार्केट साइज छोटा है कि बड़ा है, पता चले हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मार्केट का साइज इतना छोटा हो कि कोई फायदा ही ना हो आगे चलकर। फिर मार्केट की ग्रोथ कैसी हो रही है, धीरे धीरे रेंग रही है या एकदम तेजी से बढ़ रही है, तो उस ग्रोथ को भी हमें चेक करना चाहिए। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है भी कि नहीं है। एंट्री बैरियर, क्या मार्केट में कोई भी घुस सकता है, मतलब कोई भी बंदा आकर के वो सामान बेच सकता है, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर इसको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है तो एंट्री बैरियर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सप्लायर काफी कम लोग होंगे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, जियो है, एयरटेल है, वी है, अगर आप देखोगे ओवरऑल सप्लायर काफी कम है ना, क्योंकि एंट्री बैरियर है, यहाँ पर हर कोई आसानी से इस सेक्टर में नहीं आ सकता, उसको हम एंट्री बैरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे सीए में बैरियर है यार, भाई फाउंडेशन कितने बच्चे पास करते हैं, तो एंट्री बैरियर लग गया ना, बहुत सारे बच्चे तो बेचारे वहीं से बाहर हो जाते हैं, देयर इज एंट्री बैरियर। अब समझ आ गया होगा, हाँ सर ये अब समझ में आई बात अच्छे से। फिर एनवायरमेंटल का एनालाइज करना, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, कल्चरल कैसा चल रहा है, ये सारी चीज चेक कर। ये किस में आता है? एक्सटर्नल में। फिर हम एक्सटर्नल में चेक करते हैं अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, थ्रेट क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी कौन कौन सी हो सकती है, यानी हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। राइट? इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है बेटा? इंटरनल एनालिसिस में हम परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे और डेट्रीमेंट्स, सॉरी डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस करेंगे, नो डेट्रीमेंट, डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या क्या चेक होगा? प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कॉस्ट, नए प्रोडक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी इंटरनल हम चेक करेंगे। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज कितना है, हमारी सेल्स की ग्रोथ कैसी है, हमारे कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हम नए प्रोडक्ट कितने लॉन्च करने वाले हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से हैं। और टर्मिनेंट्स एनालिसिस में हम क्या करेंगे? पास एंड करंट स्ट्रैटेजी हमारी कैसी रही, हमें स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम कौन कौन सी आई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में पास्ट में,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या है, हमारी लिमिटेशन कौन सी है, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी वीकनेस कैसी है। ये सारी चीज़ें इंटरनल एनालिसिस का पार्ट होती है। इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, लिमिटेशन, अनसर्टेनिटी को चेक करते हैं और इन सब के बाद हम करते हैं स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई और उसका सिलेक्शन। हम स्ट्रैटेजी चेक करते हैं, ऑल्टरनेटिव कौन कौन से हैं हमारे पास। ए स्ट्रैटेजी है, बी स्ट्रैटेजी है, सी स्ट्रैटेजी है, डी स्ट्रैटेजी है। मैं यहाँ ABCD बोल रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। ये हम आगे जाकर चैप्टर्स में कवर करेंगे। स्ट्रैटेजिक चॉइस में आपके 4th चैप्टर में बहुत सारी स्ट्रैटेजी आएंगी बनानी और इवेलुएट करनी, बहुत सारी। तो वो स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव हम चेक करेंगे, फिर उसमें हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रैटेजी को, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या करेंगे, क्यों करेंगे स्ट्रैटेजी। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? तो ये हमने कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं। एक यहाँ पर आते हैं हम, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। The term business environment refers to all external factors, influences, or situations that in some way affect business decision। यानी वो सारे external factors, वो सारे influences, वो सारी situation जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस डिसीजन को, हमारे प्लान्स को, हमारे ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एंड इवन मोर फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद, और उससे भी ज्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करती है, ये और ज्यादा इंपैक्ट करती है उस सक्सेस। क्लियर? चलो ग्रेट। यानी अब हमने काफी कुछ इसमें कवर कर लिया और अब हम आगे चलते हैं छोटी सी चीज पर। ऑल्दो आई नो ये चीजें आपने काफी हद तक पढ़ी होंगी। टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, और जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट एज वेल। देखिए, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी CA फाउंडेशन में BCK पढ़कर आए हैं, कमर्शियल में भी सम ऑफ यू विल बी देयर, ठीक है। तो उन्होंने ये माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट बड़े ढंग से पढ़ा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। बट स्टिल मैं इसको बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, ये मान के कि आपने वहां भी नहीं पढ़ा, ठीक है। डोंट वरी, मैं ये मान के चलूंगा वहां पर भी आपने नहीं पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा है तो भी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो मेरे साथ कवर करेंगे ही करेंगे, राइट। हिट देखो, स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, ये आ सकती है स्टेटमेंट आपकी, ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकती है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये। टू फ्लरिश अ बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू। यानी अगर बिजनेस को फ्लरिश करना है, आगे बढ़ना है, तो बिजनेस को अवेयर होना चाहिए, उसको असेस भी करना चाहिए, इवैल्यूएट भी करना चाहिए और रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट है, उसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए, उसको इवैल्यूएट भी करना चाहिए और उसको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, यानी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी देना चाहिए अगर बिजनेस फ्लरिश करना, आगे बढ़ना। To succeed, the business must not only be aware of numerous aspects of its surrounding, यानी बिजनेस ना केवल वो सिर्फ अवेयर हो, बट ऑल्सो बी एबल टू हैंडल एंड अडॉप्ट टू देम। यानी ना केवल ये जरूरी है कि बिजनेस अवेयर है कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की फॉर्म में घूम रहे हैं, बल्कि वो उनको हैंडल भी कर पाए और अडॉप्ट भी कर पाए। The business must continuously evaluate its environment, modify its operation to thrive and, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो की गई है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कि ना केवल बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट करना चाहिए एनवायरनमेंट को, बल्कि अपने आप को मॉडिफाई भी करना चाहिए अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है अच्छे लेवल पर।
तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, organizational environment includes opportunities, threats, internal strength, weakness. Business strategies should stay updated on company development, industry trends, micro and macro business environment. अब ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है बेटा? इमीडिएट पेरिफेरी, पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग इट्स ऑपरेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली, रेगुलरली एंड डायरेक्टली, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल नियरेस्ट कनेक्टेड है, इमीडिएट पेरिफेरी में आता है, ठीक है, उसकी बाउंड्री में आता है, जो उसको अफेक्ट करता है रेगुलरली एंड डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। की इश्यूज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से आते हैं? एम्प्लॉइज, कस्टमर बेस, फाइनेंशियल रेजिंग मेथड्स, सप्लायर रिलेशनशिप, लोकल कम्युनिटी एंड कंपटीशन, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफन इन्फ्लुएंसेस मैक्रो इश्यूज अफेक्टिंग द फर्म्स मार्केट रिएक्शन, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ऑफन इन्फ्लुएंस मैक्रो इश्यूज, इससे मैक्रो इश्यूज आते हैं, यानी फर्म की जो मार्केट रिएक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन बट इट्स बियॉन्ड इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। तो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर होता है। एलिमेंट्स क्या क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट के? देखो, हमें बेसिकली मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में यहां पर ज्यादा डिस्कशन करना है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज, ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के से बाहर आते हैं, के दायरे से बाहर होते हैं, लीड टू अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स ऑफ द फर्म। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, most important of the factors are socio-economic, technological, supplier, competitors and government। ये बात कर रहे हैं फैक्टर्स की जो इफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं। पहला आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? पॉपुलेशन, यानी कि आपके जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें डेमोग्राफी कैसी है, यानी कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनकी एज कितनी है, वहाँ पर मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, उनका इनकम लेवल क्या है, ठीक है। और इसमें आप फैक्टर कौन से कंसीडर करते हो डेमोग्राफी के अंदर में? रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, पोजेशन ऑफ एसेट्स, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन, डिग्री ऑफ एजुकेशन। तो डेमोग्राफी बोलते हैं ना, डेमोग्राफी कैसी है, यानी जिस एरिया में आप अपना टारगेट कर रहे हो बिजनेस को सेटअप करने का, वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, काले हैं, गोरे हैं, ठीक है, उनका एज फैक्टर क्या है, वो यंग है या फिर बूढ़े लोग रहते हैं या मिक्स हैं वहाँ पर, ठीक है, उनका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों के पास खुद का सामान है कि नहीं है, एसेट्स मतलब बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह खुद की है या रेंटल है, ठीक है। इसके अलावा हाउस ओनरशिप हो गया, जॉब पोजीशन कैसी है, रीजन मतलब कैसा है, वहाँ का एरिया कैसा है, और लोगों की एजुकेशन की डिग्री, यानी पढ़े लिखे लोग हैं कम पढ़े लिखे लोग, ये सब किस में आता है? डेमोग्राफी के अंदर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी डेमोग्राफिक फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी मार्केट में एंटर कर रहे हो तो वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीफ, लिटरेसी लेवल्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेसिव। मतलब वहाँ पर लोगों में कितना सद्भाव है, किस कौन से ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, उनमें सद्भाव कितना है, वो मिलजुल के रहते हैं या बिल्कुल अलग रहते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, पढ़े लिखा लेवल क्या है उनका, आर्थिकल स्टैंडर्ड क्या है, उनकी सोच कैसी है ना।
सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सोशली वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, कॉन्फ्लिक्ट कितना रहता है, वहाँ दंगे तो नहीं होते रहते उस एरिया में हर बार, है ना। भाई कुछ एरिया ऐसा था जहाँ हमेशा दंगे होते रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर हमेशा सद्भाव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये सारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे हैं वहाँ पर, सोशल एटीट्यूड कैसे है लोगों का, कल्चरल वैल्यूज कितनी हैं, कैसी हैं, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, का बिलीफ क्या क्या है, ये सारा आता है हमारा सोशियो कल्चरल। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक कंडीशंस, स्ट्रेंथ और साइज ऑफ मार्केट क्या है। इसमें फैक्टर्स आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वो सारे फैक्टर्स जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट रेट, पॉसिबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारा मैं जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत अच्छी ना नेक्स्ट पेज पे टेबल दे रखी, और इन्होंने बड़े आराम से क्लासीफाई कर रखा है कि कौन से फैक्टर पॉलिटिकल में आएंगे, कौन से इकोनॉमिकल, कौन से सोशल में आएंगे, कौन से टेक्नोलॉजिकल में आएंगे, कौन से लीगल में आएंगे, कौन से एनवायरमेंटल। तो ये एक बहुत अच्छी टेबल है जिसको आप एनालाइज कर सकते, इसलिए मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ और बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी, राइट। हायर इंटरेस्ट रेट्स आर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदायक। हायर इंटरेस्ट रेट्स आर डेट्रीमेंटल फॉर द बिजनेसेस विद हाई डेट। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो ये नुकसानदायक है एक बिजनेस के, क्योंकि उसके पास कर्जा ज्यादा होगा, उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना। इन द रियल एस्टेट मार्केट दे रिड्यूस द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू अवेल लोन, ठीक है। अब रियल एस्टेट मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो वहां जब लोग मकान खरीदने जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ना खरीदें, कहेगा भाई इतनी किस्त तो मैं दे ही नहीं सकता। तो अगर वो मकान नहीं खरीदेगा तो सोचो जो बेचने वाली रियल एस्टेट मार्केट है वो डाउन नहीं चली जाए। इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई अगर है तो डेट्रीमेंटल है, काफी नुकसानदायक माना, ठीक है। तो वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा और उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गुड पॉइंट ना। ये तो था हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो अब आपने देखा होगा कि अगर किसी को फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्ट करना है फॉरेन कंपनी ने, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन भी देखती है, चाइना की भी देखती है, यूएस की भी देखती है, इंडिया की भी देखती है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं ना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज कॉल्ड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। इट कंसीडर्स एलिमेंट्स लाइक जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा है, पॉलिटिसाइजेशन क्या है बिजनेस का, इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी कैसी है, वहां का लॉ कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी इस समय वहां पर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो बिजनेस, वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, इफेक्टिव कितनी है वो, ठीक है। पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या है, स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन वो कितना है इकोनॉमी में और तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका। जैसे यूपी की बात करें, यूपी के अंदर में स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जब से बढ़िया हुआ है तब से वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया है। तो ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल मोरालिटी पर, वहां की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है अपनी स्टेट को लेकर के, अपने रीजन को लेकर के। ऐसे सेम कंट्री पे डिपेंड करता है कि कंट्री की आइडियोलॉजी क्या है, वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो कंट्री के बारे में कैसे सोचती है, वो कितना इंटरवेंशन, दखल अंदाजी कितनी करती है, और वो बिजनेस को लेकर कितनी इफेक्टिव है। ये सारी बातें आती हैं हमारी पॉलिटिकल एंड लीगल एंड क्लियर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, बिजनेस प्रेफर टू ऑपरेट इन ए कंट्रीज विद ए साउंड लीगल सिस्टम, और वो ऐसी कंट्री में काम करना चाहते हैं जहां लीगल सिस्टम बहुत अच्छा हो। चलिए अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं। नेशनलिज्म सपोर्ट्स मेजर्स एम्ड एट एनहांसिंग द पोजीशन ऑफ ए कंट्री
international business. Presently, there is immense thrust on nationalism in India. Business through policies like Make in India and Atmanirbhar Bharat. देखो, nationalism supports measure aimed at enhancing position of a country in international. देखो, इस समय इंडिया के अंदर में ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एनदर स्टेप इन द डायरेक्शन। तो क्या होता है भाई, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज़्यादा को बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। Another step in direction rewards businesses for increased sales of goods produced domestically. The scheme encourages foreign businesses to open businesses in India and at the same time incentivizes domestic businesses to open or expand their manufacturing facilities, create more jobs, lessen India's reliance on import. Basically, it's nothing कि इंडिया के जो अभी हमने पढ़ा ना पॉलिटिकल और ये लीगल एनवायरनमेंट, ये उसकी कहानी को दर्शाता है। दैट्स इट, खास नहीं है। ये बता रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट है वो कितना जोर दे रहा है बिजनेस को ग्रो करने में। वो कह रहा है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर हो, हम इम्पोर्ट पे कम रिलाई कर पाएँ, जिससे हम लोग जो बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर पाएँ। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? पॉलिटिकल लीगल एंड का रिजल्ट है ना ये। यस। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट एंड डू। ये तो बात तय है। अभी हम जैसे काम कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं मैक्सिमम व्हाट्सएप पे करते हैं ना। जैसे मैं अभी फटाफट आपकी क्लास ले रहा हूँ और साथ साथ मैंने मोबाइल उठाया और मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ जल्दी से, बिना बात किए, बिना कुछ किए। कोई मैसेज आया नहीं आया, आई एम लुकिंग फॉर इट। अभी मैं बोला सर व्हाट्सएप चेक क्यों कर, मैंने तो ये चेक किया, एक मैसेज भेजा था, उसने रीड कर लिया, हाँ कर, कम्युनिकेशन आ गया ना मेरे पास में। टेक्नोलॉजी भैया बिना सामने वाले की ये बताए कि भैया मैंने चेक कर लिया, ब्लू टिक आ गया, मतलब मैसेज रीड कर लिया। वाओ। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट एंड डू द थिंग्स। बिजनेस लीवरेज टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट देमसेल्व्स फॉर द एडवांसमेंट। देखो ये भी तो टेक्नोलॉजी है कि आप क्लासेस ले रहे हो, ये भी तो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है नहीं? आप आराम से अपने टाइम के हिसाब से, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट है दिन में पढ़ रहा हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो रात में पढ़ रहा हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो दोपहर में पढ़ रहा हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से। इसको बोलते हैं एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी हैज इंपैक्टेड हाउ बिजनेसेस आर कंडक्टेड, रिड्यूसिंग पेपर वर्क, शेड्यूलिंग पेमेंट्स और कोऑर्डिनेटिंग इन्वेंट्रीज। आज आप अपनी इन्वेंट्री को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, अपनी पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, भैया बिजली का बिल आए ऑटोमेटिकली पे हो जाए, आप अपने पेमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हो। पेपर वर्क मोस्टली रिड्यूस हो चुका है, मोस्ट ऑफ द लेवल रिड्यूस हो चुका है। अब इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है बिजनेस? इससे नई अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हम उसको स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं, थ्रेट को हम हटा सकते हैं, ठीक है। न्यू टूल्स लाइक एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, ये सब टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। ये सब क्या है? इम्पैक्ट। और देखो आप भी इससे बच के नहीं रहोगे, इवन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब भी आप इन सब चीजों से बचने वाले नहीं हो, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट करें, आई एम श्योर। Changes in technology have an effect on how a business runs its operations. The technological advancements might require a business to drastically alter its operational, production, marketing strategy. और ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की बात करें, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी की बात करें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, सब ड्रास्टिकली बदल चुकी। क्या बदल चुके हैं? सब बदल चुके। अब मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए एक सबसे बढ़िया टूल होता है जिसको बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह, है ना। पेस्टल में मतलब पी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एस से सोशियो कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया टूल है। अब हम सीधा इस टेबल पर आते हैं। इस टेबल में आपको क्या करना है बेटा?
जरा ध्यान से, कौन कौन से फैक्टर्स पॉलिटिकल में आते हैं, कौन से इकोनॉमिक में आते हैं, कौन से सोशल में, टेक्नोलॉजिकल में, लीगल में और एनवायरमेंट, ये आपको याद। अब इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिससे आप बहुत इजीली सारे पॉइंट्स याद। कैसे आपको करना क्या है बेटा, पॉलिटिकल में आपको उस पॉइंट को मार्क करना है जो आपको पॉलिटिकल नहीं लगता। अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन सा फैक्टर है तो आप पॉलिटिकली बोलोगे क्योंकि वर्ड पॉलिटिकल आ रहा है, तो इसको छोड़ दो, इसको लर्न नहीं करना बेटा। पॉलिटिकल पॉलिटिकल छोड़ दो क्योंकि इसको देख के ही पता चल रहा है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट आ गया पॉलिटिकल है, छोड़ दो। पॉलिटिकल लीडर छोड़ दो। ये जो दो पॉइंट है ना इसको मार्क कर लो, ये वाला स्टार लगा लो, मार्क कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट को याद रखना। करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी ये पॉलिटिकल फैक्टर है। रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोसेसेस ये भी क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर। केवल इन दो को मार्क कर लो क्योंकि यही दो हैं जिसको याद करने की आपको जरूरत होनी चाहिए। बाकी तो देख के पता चल जाएगा ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है, तो उसको याद क्यों करना फिर, नहीं। स्ट्रैटेजी समझ आया, स्ट्रैटेजी। सेम आप सोशल में करोगे। आप सोशल में देखो, जो भी आपको लगता है कि आपको लगता है कि सोशल है ही है आपके हिसाब से, उसको छोड़ देना। जो आपको लगता है नहीं यार ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको मार्क कर लेना। इट्स अप टू यू। जैसे मीडिया व्यूज एंड परसेप्शन, इसको आप मार्क कर सकते हो। एथनिक रिलीजियस फैक्टर्स ये सोशल का पार्ट होते हैं। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न ये भी सोशल सोसाइटी पे डिपेंड करता है। ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजिकल इमेज को आप मार्क कर लो। कंज्यूमर एटीट्यूड, ओपिनियन ये सोशल पे डिपेंड करता है। डेमोग्राफिक ये सोशल ही होता है, सोसाइटी का पैटर्न क्या है। लाइफस्टाइल ट्रेंड ये भी सोशल पे डिपेंड करता है। इन दो के अलावा भी आप मार्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने दो मार्क करे तो आपको भी दो ही करने, डोंट डू दैट। अगर आपको कोई और लगता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप उसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। सेम लीगल में आ जाओ। देखो लॉ 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 लॉ, इसको लिखने की याद करने की जरूरत क्या है, सिर्फ इसको मार्क कर लो ना। रीजनल लेजिस्लेशन, हालांकि इसका मतलब भी लॉ ही होता है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। कम टू इकोनॉमिक, इकोनॉमी सिचुएशन, इकोनॉमिक लग रहा है। मार्केट रेट साइकिल्स, इसको चाहे मार्क करना चाहो कर सकते हो। इंडस्ट्री फैक्टर्स इकोनॉमिकल है। कस्टमर एंड यूजर ड्राइवर्स आप इसको मार्क कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, ये तो नाम से ही पता चला इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन भी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। आप कोई और भी करना चाहो कर सकते हो, पर ये तीन थोड़े एक्सेप्शनल लग रहे हैं इसलिए मैंने मार्क कराया। आप टेक्नोलॉजी वर्ड आ गया, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इसको आप कर सकते हो। इनोवेशनल पोटेंशियल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होता है, फिर भी आप कर लीजिए, ये टेक्नोलॉजी है छोड़ दो। एनवायरमेंटल में आ जाओ, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल, इसको मार्क कर लो। वेस्ट डिस्पोजल, इसको मार्क कर लो। अब देखो स्ट्रैटेजिकली आपको अगर रिवाइज करना है तो 2, 4, 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12 पॉइंट को आपको रिकॉल करना है और आप इस पूरी टेबल को आराम से मेमोराइज कर सकते। आराम से अगर ये एमसीक्यू में आ गया कि कौन सा फैक्टर किसका है, पॉलिटिकल का है, लीगल का है, एनवायरमेंट, अब बहुत इजी कर सकते हो। देयर विल नॉट बी एनी, हो गया ना। इसलिए बोलो स्ट्रैटेजिकली चलो, स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, आप नो प्रॉब्लम, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में इतना आप अभी रिवाइज कर लेना, फिर आप नेक्स्ट क्लास पर हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और अगली क्लास में एनिमेशन आने वाली है। यस, आप एनिमेशन के साथ बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस अगली क्लास के अंदर। टेक केयर भैया, राइटिंग जरूर लिख लेना, राइट चार्ट जरूर बना लेना, प्यारे बच्चों बना लेना यार, हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो फायदा ही होगा। कार्ड बना लेना, जो शॉर्टकट लिखवाए याद कर लेना। एज के बच्चा, बच्चा ब्राइब देने वाला है ना, रेस में भागने वाला एक लड़की जिसके गाल में डिम्पल, अरे याद हो गया। चलो गुड, रिवाइज करते रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।